नमस्कार दोस्तों, द लीसम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग आधुनिक सिद्धांतकारों को पढ़ रहे थे और आधुनिक सिद्धांतकारों को पढ़ने के क्रम में हमने उत्तर आधुनिक जो सिद्धांतकार हैं, हमारे पोस्ट मॉडर्निज्म जो थिंकर्स हैं, और उत्तर संरचनावादी जो सिद्धांतकार हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म सिद्धांतकार हैं, और इसके साथ ही हमने जो उत्तर उपनिवेशवादी हैं यानी पोस्ट कॉलोनियलिज्म वाले जो सिद्धांतकार हैं, इनको हमने पढ़ लिया है। लगभग लगभग 90% इस 1.4 यूनिट यानी हमारी यूनिट का फर्स्ट का जो चौथा भाग है, इसमें हमने एडवर्ड सईद को पढ़ लिया है, पियरे बोर्दू को पढ़ लिया है, मिशेल फूको को भी पढ़ लिया है, यूग्रेन हेबरमास को भी पढ़ लिया है, एंथोनी गिडेंस को पढ़ लिया है। आज हमारे बचते हैं मैनुअल कैस्टेल्स। तो मैनुअल कैस्टेल्स को हम पढ़ेंगे और इनकी जितनी भी थ्योरी है और जितने अभी तक क्वेश्चन बन चुके हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं, 4-5 क्वेश्चन है, तो हम उन पे भी बात कर लेंगे और इनकी जो थ्योरीज है, जो सिद्धांत है, उसको भी बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं मैनुअल कैसल्स। तो जो मैनुअल कैसल्स हैं, थोड़ा सा इसमें पेन ले लेता हूं मैं। तो जो मैनुअल कैसल्स हैं, ये इनका जन्म 9 फरवरी 1942 में हुआ था। मैनुअल कैसल्स का जन्म कब हुआ? 9 फरवरी 1942। और मैनुअल कैस्टेल्स जो है, ये एक स्पेनिश समाजशास्त्री। कौन है? कहाँ के समाजशास्त्री? स्पेन के समाजशास्त्री। मैनुअल कैस्टेल्स को जो इनकी प्रसिद्धि हुई, बौद्धिक जगत में जो इनको स्थान मिला, वह इनकी पुस्तक थी द इंफॉर्मेशन एज। द इंफॉर्मेशन एज, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर नामक कार्य को एक त्रिलेखत्व के लिए जाना जाता है। इन्होंने एक त्रिलेखत्व क्या है, यानी 3 किताबों का एक संग्रह है जो एक साल के अंतराल पर इन्होंने प्रकाशित की। तो उनके संग्रह को हम लोग ट्रिलॉजी कहते हैं या त्रयी कहते हैं, ठीक है। तो मैनुअल कैसल्स का उसमें बहुत ज्यादा योगदान है और इनकी पुस्तक आपको याद रखना है द इंफॉर्मेशन एज, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर। और जो इनका त्रि नामक लेखक है, यानी 3 पुस्तकों का जो संग्रह है, उसके लिए मैनुअल कैसल्स को जाना जाता है। मैनुअल कैस्टेल्स जो है, ये सूचना समाज यानी इंफॉर्मेशन समाज, यह संचार समाज और वैश्वीकरण के विद्वान रहे हैं यानी स्कॉलर रहे हैं, ठीक है। यानी इन्होंने इंफॉर्मेशन समाज पर बहुत लिखा, संचार समाज पर बहुत लिखा और ग्लोबलाइजेशन के बारे में मैनुअल कैस्टेल्स ने बताया। मैनुअल कैस्टेल्स को 2012 में नेटवर्क समाज और शहरी, जो नेटवर्क समाज में शहरी तथा वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं और राजनीतिक गतिशीलता में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए इन्हें 2012 में मैनुअल कैस्टेल्स को हॉलवर्ग पुरस्कार मिला था। तो ये भी याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि हॉलवर्ग पुरस्कार मैनुअल कैस्टेल्स को किस कार्य के लिए मिला था? तो वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक गतिशीलता में समझ विकसित करने के लिए। 2013 में मैनुअल कैसल्स को जो तकनीकी परिवर्तन के निहितार्थ स्वार्थ हैं और जो हमारी कल्पनीय सोच है, इसमें विकास देने के लिए या इसको हमारे सामने या जितनी भी एकेडमिक समाज के सामने प्रस्तुत करने के लिए, इन्हें समाज शास्त्र के लिए बाल्कन पुरस्कार भी दिया है। तो यानी होलबर्ग पुरस्कार और बाल्कन पुरस्कार से मैनुअल कैसल्स सम्मानित हो चुके हैं। तो ये मैनुअल कैसल्स कहाँ के रहने वाले थे? यह स्पेनिश समाजशास्त्री थे और इनका जो कार्य है वो सूचना समाज, संचार और वैश्वीकरण पर है, नगरीय समाज, नगरीय। अभी मैं उनको सारे सब पर चर्चा करूंगा। अब हम देखते हैं मैनुअल कैसल्स की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें यहाँ से, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है यूजीसी नेट सोशियोलॉजी, उसमें एक पुस्तकों से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो पहली जो पुस्तक है इनकी, द अर्बन क्वेश्चन अ मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो दोस्तों ये वाली पुस्तक आप बिल्कुल याद रखने का प्रयास करें। जब इन्होंने पहली ही पुस्तक लिखी द अर्बन क्वेश्चन अ मार्क्सिस्ट अप्रोच, और इस पुस्तक को 1972 में इन्होंने शहरी समाज की जो समस्याएं थी, शहरी समाज का जो विश्लेषण किया था, वो मार्क्सवादी नजरिए को से किया था। यानी मैनुअल कैसल्स मार्क्सवादी या मार्क्स से प्रभावित थे। मैनुअल कैस्टेल्स मार्क्स से प्रभावित थे और इन्होंने जो ये जब पुस्तक लिखी द अर्बन क्वेश्चन, तो इस पुस्तक ने नगरीय सामाजिक सिद्धांत और शोध के नवीन द्वार खोल दिए। यानी कई प्रकार के हमारे सामने समस्याओं को प्रदर्शित किया, बताया, ताकि हम और नगरीय जो समाज का अध्ययन है
उससे संबंधित जो शोध है उसको एक नया आयाम देने का काम इन्होंने मैनुअल कैसल, लेकिन यह मार्क्सिस्ट अप्रोच पर पूरी पुस्तक थी, इसलिए इस पुस्तक का समाजशास्त्रीय जगत में बहुत आलोचना हुई। जब आलोचना हुई तो मैनुअल कैसल्स ने कुछ समय बाद सिटी से ही संबंधित यानी शहरी समाज से ही संबंध द सिटी एंड द ग्रास रूट नामक पुस्तक लिखी और इसमें थ्योरी ऑफ अर्बन सोशल मूवमेंट यानी शहरी समाज के बारे में बताया। और इसी जब ये अर्बन क्वेश्चन नामक जो पुस्तक है इस पर जब इनकी आलोचना हुई तो द इंफॉर्मेशन सिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एंड द अर्बन रीजनल प्रोसेस के बारे में इन्होंने लिखा। यानी द अर्बन सोशल अर्बन क्वेश्चन मार्क्सिस्ट अप्रोच की जब आलोचना हुई तो मैनुअल कैस्टेल्स ने द सिटी एंड द ग्रास रूट और द इंफॉर्मेशन सिटी में सूचना तकनीकी से आए हुए परिवर्तनों के बारे में शहरी समाज को इंगित किया है। हालांकि ये तो मैंने बहुत डीप बता दिया, आपको केवल पुस्तकें ही याद रखना है। द अर्बन क्वेश्चन किसकी पुस्तक है? मैनुअल कैस्टेल्स की पुस्तक है। सिटी क्लास एंड पावर किसकी पुस्तक है? तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि सिटी क्लास एंड पावर पुस्तक की बात हो रही है तो मैनुअल कैस्टेल्स की पुस्तक है। द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड अमेरिकन सोसाइटी मैनुअल कैस्टेल्स की पुस्तक है। द सिटी एंड द ग्रास रूट ग्रास कल्चर थ्योरी ऑफ अर्बन सोशल मूवमेंट, ये भी मैनुअल कैस्टेल्स की महत्वपूर्ण पुस्तक है। द इंफॉर्मेशन सिटी, ये भी मैनुअल कैस्टेल्स की एक पुस्तक है। अगली इनकी पुस्तक है टेक्नोपॉल्स ऑफ द वर्ल्ड, टेक्नोपॉल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। अब ये जो ट्रिलॉजी है यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं और मैनुअल कैस्टेल्स को इसी योगदान के लिए ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इनको जाना जाए। तो ये द इंफॉर्मेशन एज को ये 3 किताबों में बताते हैं। पहला जो वॉल्यूम है ये 1996 में आया और इसका नाम था द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी, द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी, ये मैनुअल कैस्टेल्स की पुस्तक है। द इंफॉर्मेशन एज, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर, द पावर ऑफ आइडेंटिटी, इट्रोलॉजी का पार्ट है सेकंड, ठीक है। द इंफॉर्मेशन एज, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर। अगला इसका जो पार्ट था एंड ऑफ मिलेनियम, फिर वही द इंफॉर्मेशन एज, इकोनॉमिक, सोसाइटी एंड कल्चर। इसी को ट्रिलॉजी कहा जाता है, इसी को त्रयी कहा जाता है और इसी के लिए मैनुअल कैस्टेल्स को विश्व प्रसिद्धि मिली, यानी विश्व में इन्हें जाना गया और कई प्रकार के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आगे देखो द इंटरनेट गैलेक्सी की जो पुस्तक है ये भी मैनुअल कैस्टेल्स ने लिखी, द इंटरनेट गैलेक्सी। इंफॉर्मेशन सोसाइटी की बात, इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड वेलफेयर स्टेट, ये भी मैनुअल कैस्टेल्स की पुस्तक है। द नेटवर्क सोसाइटी, मैनुअल कैस्टेल्स, द नेटवर्क सोसाइटी फ्रॉम नॉलेज टू पॉलिसी, ये भी मैनुअल कैस्टेल्स की पुस्तक है। मोबाइल कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी, मोबाइल कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी भी मैनुअल कैस्टेल्स की पुस्तक है। कम्युनिकेशन पावर, मैनुअल कैस्टेल्स की पुस्तक है। तो ये नीचे की उतनी महत्वपूर्ण पुस्तकें नहीं है तो इसलिए आप पढ़ लेना। मैं ऊपर की जो बहुत ज्यादा आईएमपी है मैंने उनको बता दिया है, तो आप इनको अच्छे से एक बार खुद नोट्स बना लेंगे। यदि आप इसी नोट्स को चाहते हो तो टेलीग्राम पे मैं भेजता हूं तो आप वहां से इसको प्राप्त कर लेना, या फिर वहां वो उस पर नहीं जुड़ पा रहे हो तो व्हाट्सएप से ले सकते हो, ठीक है। अब मैनुअल कैस्टेल्स के हम सिद्धांत देखते हैं, इनके कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इनका सैद्धांतिक योगदान क्या है। तो मैनुअल कैस्टेल्स जो है वो नेटवर्क समाज के बारे में बात करते हैं, सूचना समाज के बारे में बात करते हैं, सूचनात्मक पूंजीवाद के कैपिटलिज्म के बारे में बात करते हैं, और वो जब अपने शहरी समाज की या शहरी समाजशास्त्र के बारे में बताते हैं, शहरी समाजशास्त्र के बारे में बताते हैं तो कहते हैं कि शहरी समाजशास्त्र में हमें सामूहिक उपभोग यानी कलेक्टिव कंजप्शन की बात करते हैं, और कलेक्टिव वो कहते हैं सार्वजनिक परिवहन को हमें अपनाना चाहिए, सार्वजनिक परिवहन को हमें अपनाना चाहिए, और सार्वजनिक परिवहन और सार्वजनिक आवास की वो बात करते हैं मैनुअल कैसे, यानी शहरी समाजों को कलेक्टिव कंजप्शन की बात करते हैं। देखो दिल्ली में अभी आपने देखा होगा कि गाड़ियों के लिए अरविंद केजरीवाल ने वो क्या नाम ऑड और इवन बताया था कि एक दिन वो, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। और आप जब शहरों में जाएंगे बड़े बड़े तो लोग कहते हैं कि आप पर्सनल गाड़ी से मत चलो, आप सार्वजनिक परिवहन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फिर पॉल्यूशन और तो मैनुअल कैस्टेल्स भी शहरी समाज को लिखते हैं तो वो भी सार्वजनिक परिवहन और सार्वजनिक आवास की बात करते हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की तो बात आप पहचान ही जाओगे। फोर्थ
फोर्थ वर्ल्ड की भी बात ये करते हैं, और ये इन्हीं ने निजात किया था, इन्हीं ने प्राप्त किया था, या पहली बात अकादमिक जगत में प्रस्तुत की थी, चौथी दुनिया के बारे में बताया। चौथी दुनिया क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसी पीडीएफ में लिखा। चलो यही समझ लो चौथी दुनिया क्या है। मैनुअल कैस्टल्स ने चौथी दुनिया शब्द को गढ़ा है, यानी चौथी दुनिया वाले जो शब्द है इन्होंने प्रस्तुत किया, और कहा चौथी दुनिया वह है जो वैश्विक समाज से सामाजिक रूप से बहिष्कृत, जो वैश्विक समाज से सामाजिक रूप से बहिष्कृत उप जनसंख्या को दर्शाती है, अर्थात जो ऐसी जनसंख्या जो वैश्विक समाज का हिस्सा नहीं है। अर्थात फोर्थ वर्ड के लिए, फोर्थ जो वर्ड है इसके लिए इन्होंने कहा है समकालीन औद्योगिक समाज के मानदंडों से परे जो खाना बदोश है, जो देहाती है, जो शिकारी जीवन शैली को बता रहा है या शिकारी जीवन शैली से जी रहा है, वही चौथी दुनिया है। यानी बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, जो विकास की मुख्य धारा से एकदम बिल्कुल अलग है, उस समुदाय के लिए मैनुअल कैसल्स ने फोर्थ वर्ड शब्द को प्रस्तुत किया। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। तो मैनुअल कैसल्स फोर्थ वर्ड शब्द की बात करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी भी देते हैं, संगठन का सिद्धांत भी देते हैं। टाइमलेस टाइम की बात करते हैं मैनुअल कैसल्स। स्पेस एंड फ्लो यानी अंतरिक्ष का प्रवाह शहरी समाज में, अभी मैं शहरी समाज के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां सब चीजें आपको क्लियर। अंतरिक्ष प्रवाह की भी बात करते हैं। अर्बन प्लानिंग की भी बात मैनुअल कैसल्स करते हैं। मैनुअल कैसल्स ने सार्वजनिक परिवहन की बात की है, और सार्वजनिक सार्वजनिक आवास की भी बात। सार्वजनिक परिवहन और सार्वजनिक आवास की बात कौन करता है? मैनुअल कैस्टल्स करते हैं। मैं मैनुअल कैसल्स बोल जाता हूं क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा, जब हम स्पेनिश में जाएंगे तो उसे कैस्टल्स ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश में अगर जाएंगे तो रियल के बारे में थोड़ा सा साइलेंट कुछ है, तो आप कैस्टल्स ना कैस्टल्स ही बोले तो ज्यादा सही है। ठीक, मैनुअल कैस्टल्स जो है वो साइबरनेटिक्स सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। मैनुअल कैसल्स क्या है? वो साइबरनेटिक्स सिद्धांत को भी प्रस्तुत, तो ये मैनुअल कैसल्स के सिद्धांत है। अब मैनुअल कैसल्स ने और समाजशास्त्री यानी वो शहरी समाजशास्त्र यानी अर्बन सोशियोलॉजी पर बहुत ज्यादा संगठन का अध्ययन मैं अभी ऊपर बता के आया हूँ। इंटरनेट के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। सामाजिक आंदोलनों के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। संस्कृति के समाजशास्त्र और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के समायोजन के साथ उन्होंने अनुभवजन अनुसंधान साहित्य का संश्लेषण किया। यानी ये सारे अध्ययन कैसे किए रहे? इंपेरिकल मेथड के आधार पर किए हैं, यानी अनुभवजन किए। तो फोर्थ वर्ड क्या है ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब मैनुअल कैसल्स ने बहुत किताबें लिखी, बहुत लेख लिखे हैं। ठीक, मैनुअल कैसल्स मार्क्सवादी हैं, लेकिन वे स्वयं को कम्युनिस्ट विचारधाराओं के प्रचंड आलोचक भी रहे। स्टार्टिंग में वो मार्क्सवादी थे, जैसे मैंने बताया कि मैनुअल कैसल्स की जो द अर्बन क्वेश्चन जो पुस्तक थी 1972 में, फिर उसकी आलोचना हुई, तो फिर इन्होंने कहा कि मार्क्स तो एक ही नजरिए से सोचता है। प्रारंभ में मार्क्सवादी रहे, लेकिन बाद में फिर वो छोड़ दिए और फिर एक वो मिक्स अप्रोच पर आ गए, लेकिन मार्क्सवाद से प्रभावित थे। और उनका मानना था, यानी मैनुअल कैसल्स का मानना था कि किसी भी स्वप्न का एहसास आपको अधिनायकवाद की तरफ ले जाता। यानी मान के चलो, मार्क्सवाद किसकी बात करता है कि आप संघर्ष करो, आपके पास से सामवाद आएगा, आप एक ऐसी अवस्था आएगी जो बिल्कुल क्लासलेस समाज। मान के चलो, मैं आपको इसको एक साधारण समाज देता हूं, बिल्कुल एक उदाहरण देता हूं। जो आपकी ये लाइन लिखी है कि किसी भी स्वप्न का एहसास आपको अधिनायकवाद की तरफ ले जाता है। जैसे कोई भी सरकार आती है और वो सरकार चुनाव के पहले आपसे कहती है कि हम आपको अच्छे दिन हम आपको प्रस्तुत करेंगे, हम आपको बेहतरीन शिक्षा देंगे, आप किसी भी प्रकार का कोई शोषण नहीं होगा, तमाम तरह के आपको स्वप्न दिखा दिए जाते। और लेकिन जैसे ही सरकार अपने उस पर आती है तो फिर वो अधिनायकवाद, यानी फिर वो किसी की नहीं सुनती। तो वो मैनुअल कैसल्स यही कहते हैं कि किसी भी स्वप्न का एहसास, अगर आपको स्वप्न का एहसास कराया जा रहा है तो समझो वो अधिनायकवाद की तरफ आपको ले जा रहा है। और कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में साम्यवाद जो है यह एक प्रकार का स्वप्न है। क्लासलेस सोसाइटी कैसे हो सकती? संभव ही नहीं है कि कोई किसी पर शासन ना करे, एक शोषण विहीन, बिल्कुल वर्ग विहीन समाज। तो उन्होंने कहा है कि यह कहीं ना कहीं अधिनायकवाद की तरफ हमें ले। तो ये कथन आप याद रखना किसका है? मैनुअल कैसल्स का है कि किसी भी स्वप्न का एहसास अधिनायकवाद की ओर ले जाना। मैनुअल कैसल्स ने 20 से अधिक पुस्तकें और सैकड़ों लेख लिखे। ठीक है, मैनुअल कैसल्स ने वही शहरी समाज संस्थाओं और संस्कृति इत्यादि पर लिखा। मैनुअल कैसल्स वैश्विक इंटरनेट के विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में
मनुष्य और समाज की स्थिति में रुचि रखते हैं। यानी उन्होंने जो वैश्विक इंटरनेट है इसके संदर्भ में, इसके प्रोसेस में समाज और मनुष्य के बीच की क्या स्थिति है, इस वैश्विक इंटरनेट ने इन दोनों को किस रूप में परिभाषित किया है, इत्यादि का बहुत ही अच्छे तरीके से विवरण प्रस्तुत किया। अब मैनुअल कैसेल्स का जो सूचना युग है, वही जो 3 इनकी पुस्तक है, इसमें ये अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति के बारे में बताते हैं। तो एक बार हम आपको फिर से ये पुस्तकें दिखा रहे हैं, तो थोड़ा गौर से देख लेना, क्योंकि यहीं पर पूरी इनकी थ्योरी की बात होने वाली है। मैनुअल कैसेल ये इनका ट्रिलॉजी है, ठीक है। इस ट्रिलॉजी में आप देखोगे इन्होंने हर पुस्तक के पीछे एक चीज लिखी है, एक पिछलग्गू लगा रखा है, द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी, द इंफॉर्मेशन एज, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर। और इसको इन्होंने 3 अलग अलग पार्ट में लिखा, द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी, द पावर ऑफ आइडेंटिटी एंड द मिलेनियम। यही इनका जो इंफॉर्मेशन एज है, इसी को ये ट्रिलॉजी कहते हैं। अब अपन समझते हैं कि ये ट्रिलॉजी क्या है, थोड़ा सा थ्योरी के रूप में, ठीक। तो ये कहते हैं कि जो सूचना का युग है, ठीक है, जो सूचना का युग है, इस अपनी उनकी पुस्तक है सूचना के युग ने अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति 3 समाजशास्त्रीय आयामों का निर्माण किया है। इनकी पहली पुस्तक जो थी वही लिखा है, दूसरी पुस्तक है वो हिंदी में लिखा है, तीसरी पुस्तक को मैंने कहा है। इस सूचना युग ने व्यक्ति को किस रूप से प्रभावित किया है, आप पहले ये समझें। अब ये तो ठीक है, सूचना युग क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता देना चाहता हूं इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में। तो यहीं पर खाली पेज नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मुझे, ये है खाली पेज। सूचना युग के बारे में आप देखो, पहले सूचना समाज है क्या, सूचना समाज लिख भी लेना अगर कुछ महत्वपूर्ण लगे। तो सूचना समाज एक ऐसा समाज है जहां पर भौतिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता। सूचना समाज कैसा है, जहां पर भौतिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, जहां भौतिक वस्तुएं पैदा नहीं होती, ठीक है। भौतिक वस्तुओं के उत्पादन की अपेक्षा इस समाज में सूचना के उत्पादन पर बल दिया जाता है। यानी सूचना समाज अब भौतिक वस्तुओं के उत्पादन पर बल नहीं देता है, बल्कि सूचना के उत्पादन पर बल देता है। आज का समाज कैसा है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी है। इंफॉर्मेशन सोसाइटी पर आप देखोगे बड़े बड़े न्यूज चैनल है, बड़े बड़े न्यूज चैनल पूरे दिन क्या करते हैं, आपको इंफॉर्मेशन ही तो देते हैं। और इसी इंफॉर्मेशन में आप क्या है, पूरे दिन मोबाइल में लगे रहते हो, टीवी पर लगे रहते हो। ये एक प्रकार की मैं आपको दे रहा हूं, सूचना ही तो दे रहा हूं। आज का समाज सूचना समाज है, क्योंकि आज का समाज वस्तु उत्पादन की अपेक्षा, भौतिक वस्तु उत्पादन की अपेक्षा किसको बल दे रहा है, सूचना के उत्पादन को बल दे रहा है। और इस सूचना का समाज है, इसकी जो मेन धुरी है, जो आधार है, वो क्या है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है और ईमेल है या सोशल नेटवर्किंग साइट है। ये सब बात कर, अब आपको 2 नाम याद रखना है सूचना समाज के बारे में। सूचना समाज के बारे में जो विचारक हैं, और इन विचारकों ने एक मत दिया है कि जो पहले औद्योगिक समाज था या जो पहले इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, अब इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी के दिन क्या हुए हैं, दिन लद चुके। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी के दिन लद चुके हैं और इसके स्थान पर एक नए समाज आ गया है। और यह समाज किसका है, सूचना का समाज है, सेवा का समाज है, ज्ञान का समाज है। कौन सा समाज है, सूचना का समाज है, ज्ञान का समाज है, ठीक है, और आपके सेवा का समाज है, ठीक है, सर्विस सेक्टर को बहुत जाते हैं। एलन टूरेन है और आपके डैनियल बेल है, उन्होंने सूचना समाज के लिए पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि जो उत्तर औद्योगिक समाज है यही सूचना समाज। अब इस सूचना समाज को थोड़ा सा हम 2 पॉइंट लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि सूचना समाज की जो सूचना समाज जो सिद्धांत है, यह सर्वप्रथम दिया था आपके आरबीएल हार्टरले ने। यानी जो सूचना समाज का सिद्धांत, सूचना सिद्धांत, समाज नहीं, सूचना सिद्धांत सर्वप्रथम ये दिया किसने, आरबीएल हार्टरले ने। लेकिन समाज शास्त्र यानी सोशल साइंसेस में जो सूचना सिद्धांत है, इसको लाने वाले थे आपके सीई
सानन और C.E. सानन और M. बीनर, C.E. सानर और M. बीनर। तो सूचना समाज, अब सूचना समाज में हमने ये देख लिया कि यहाँ पर औद्योगिकरणवाद का जो औद्योगिक समाज था वो उसकी जगह पर अब क्या है, भौतिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है बल्कि सूचना के उत्पादन पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं नेटवर्क समाज की, क्योंकि यहाँ पर हम नेटवर्क समाज ही पढ़ रहे थे। ये सूचना समाज के बारे में मैनुअल कैसल्स कहते हैं कि यह एक नए प्रकार का समाज, यह कैसा समाज है, एक नए प्रकार का समाज है जिसमें सूचना और प्रौद्योगिकी ने एक नए स्वरूप को जन्म दे दिया है, नए प्रकार के समाज को जन्म दे दिया है। इस प्रकार के समाज में होता क्या है, द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी में वो कहते हैं कि यह जो है यह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से उत्पन्न हुआ है। कौन, सूचना समाज। सूचना समाज 20वीं शताब्दी से, लिख लो थोड़ा सा, 20वीं शताब्दी से उत्पन्न हुआ है। सूचना समाज 20वीं शताब्दी से उत्पन्न हुआ है और इसने क्या है कि जो हमारे औद्योगिक आधार था या औद्योगिक जो संरचना थी इसको पुनर्निर्माण किया है। इसका क्या किया है, फिर से निर्माण किया है या इसका पुनर्निर्माण किया है। इस औद्योगिक समाज का फिर से निर्माण किया है और इस सूचना समाज का जो मुख्य दृष्टिकोण है यह हमेशा फ्रीडम और ओपननेस की बात करता है, खुले बाजार की बात करता है। इस सूचना समाज ने व्यक्ति को अधिकारों के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, पर्यावरणीय आंदोलनों के प्रति क्या किया है, चेतना को बढ़ाने का कार्य किया है। और यह जो सूचना समाज है यह इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों के माध्यम से, विभिन्न संगठनों के माध्यम से आपस में जुड़ा होता है, गुथा हुआ होता है। तो सूचना समाज के बारे में यही मैनुअल कैसल्स की जो पुस्तक है द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी, उसका ही एक लाइन है, ठीक है। उसमें मैनुअल कैसल्स कहते हैं हमारी भौतिक आत्माएं अलग अलग स्थानों पर मौजूद है, यानी हम इधर भौतिक आत्मा ने, यानी हमारी शरीर, आत्मा के साथ शरीर, हम भोपाल में बैठे हैं, आप इलाहाबाद में बैठे हो सकते हो, आप किसी अन्य शहर में, दिल्ली में बैठे हो सकते हो, किसी भी गांव में भी बैठे हो सकते हो। तो हम अलग अलग स्थानों पर मौजूद हैं। हम विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव भी कर रहे हैं, ये बात भी सही है, लेकिन मन अनिवार्य रूप से इंटरनेट और टीवी की दुनिया में स्थानांतरित। आप कहीं भी बैठे हो लेकिन आपका मन जो है, मस्तिष्क है, वो इंटरनेट और टीवी की दुनिया में स्थानांतरित कर चुका है, प्रवेश कर चुका है। वे तत्काल सूचना के वैश्विक स्थान को महत्व देते हैं, यानी अब हम क्या है, तत्काल सूचना के जो एक वैश्विक समाज, एक इंफॉर्मेशन समाज है, एक ऐसा समाज है जिसमें स्थान महत्वपूर्ण नहीं है, हम केवल एक दूसरे से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, तो वह सूचना समाज कहलाता है। तो सूचना समाज के लिए मैनुअल कैसल्स ने क्या कहा है कि इसमें भौतिक रूप से आप कहीं भी हो, सांस्कृतिक रूप से विभिन्न हो, लेकिन मन मस्तिष्क के आधार पर आप इंटरनेट और टेलीविजन की दुनिया में आप उस इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बाद हो। तो इस इंफॉर्मेशन युग ने, इस आधुनिक समाज ने, इस सूचना युग ने किया क्या है, इसने सकारात्मक परिवर्तन को बढ़ाया। इसने क्या किया है, सकारात्मक परिवर्तन, मन की शक्ति को उजागर कर दिया है और उत्पादन को नाटकीय रूप से वृद्धि कर दिए और हमें अधिक से अधिक अवकाश की ओर ले। देखो, सूचना समाज है, सूचना युग है, सूचना समाज है। इस सूचना समाज ने क्या किया, आज आप मेरे पास तक पढ़ने तो आ नहीं रहे हो, लेक्चर आपके घर, आपके पलंग, आपकी टेबल कुर्सी पर पहुंच गया, आप लेटे लेटे भी पढ़ रहे हो या टेबल कुर्सी पर बैठ के भी पढ़ रहे हो, यानी आपके आने जाने का टाइम बच गया। अब आप ऑफिस नहीं जाते हो, आप घर पे बैठे ऑफिस का काम कर लेते हो, यानी आपका समय बच गया है। तो ये सब जो समय बच रहा है, तो इस समय ने क्या आपको अधिक से अधिक अवकाश की ओर ले चुका है। तो इस अधिक से अधिक जब आपके पास टाइम है, तो अब आप इस टाइम का क्या है, आप इस टाइम का अच्छा प्रयोग करो, आप अपनी आध्यात्मिक गहराई को बढ़ा सकते हो। इसीलिए तो लोग ओशो को सुनते रहते हैं, परमानंद महाराज को सुनते रहते हैं, या और भी जो लोग हैं उनको आप पर्यावरणीय चेतना के प्रति अपना विचार विमर्श को बढ़ा सकते, क्योंकि अब आपके पास अवकाश है। और इस सूचना के समाज ने, इस सूचना के युग ने इस अवकाश में वृद्धि की और इसी सूचना के समाज ने उत्पादन को भी नाटकीय रूप से बढ़ा दिया है, एकदम उत्पादन को क्या कर दिया है, हाई। और इस सूचना के समाज ने आपकी मन की शक्ति को उजागर कर दिया है। मान के चलो आप वर्तमान सरकार से बहुत ज्यादा गुस्से में हो, आपको वैकेंसी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, आपने तुरंत फेसबुक उठाया, ट्विटर उठाया, कुछ भी टैग कर दिया और उससे रीट्वीट होने लगे, आपकी मन की शक्ति उजागर हुई और सरकार के पास तुरंत आपकी बात पहुंच गई। अब आपको किसी एक स्थान पर एकत्रित होकर आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, अब आप ऐसे कर। तो मैनुअल कैसल्स का जो थॉट है, जो विचार है, वो इतना
बेहतरीन तरीके से उन्होंने सूचना समाज और वर्तमान समाज को बताने का प्रयास किया है कि ये हमें आज के युग में बताता है, आज के युग की स्थिति पर। तो इन्होंने कहा है कि यह एक सकारात्मक परिवर्तन है और इससे संसाधनों की खपत, अब मेरे पास आप पढ़ने आते तो बाइक का तेल भी जलता, तो कहते हैं संसाधनों की खपत भी कम होती है। सूचना समाज एक सकारात्मक परिवर्तन की तरफ हमें ले जाता। नेटवर्क समाज, वही सूचना समाज, नेटवर्क समाज, ये क्या है? मैनुअल कैसल्स उन बुद्धिजीवियों में से माने जाते हैं जिन्होंने इंटरनेट को गहराई से समझकर उसके विकास और समाज के भीतर उसको लागू, उसके विकास के बारे में ना मैनुअल कैसल्स ने अपनी पुस्तक द इंफॉर्मेशन एज ट्रिलॉजी में नेटवर्क सोसाइटी की अवधारणा को प्रस्तुत किया और कहा कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने एक नई, ये सब मैं आपको पढ़ा के आया हूं, वही टेक्स्ट में कई बार समझा चुका हूं ऊपर से, बस वो टेक्स्ट के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ। और कहते हैं, तर्क देते हैं कि संचार में परिवर्तन से वैश्वीकरण का प्रसार होता है। बिल्कुल, संचार में जब परिवर्तन होता है तो वैश्वीकरण का प्रचार और एक नए प्रकार के समाज का विकास होता है। यह जो नया प्रकार का समाज है यही आपका इंफॉर्मेशन सोसाइटी है। इंफॉर्मेशन सोसाइटी देखो, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, फेसबुक है, आपका व्हाट्सएप है। क्यों कहते हैं कि भाई डेटा चोरी हो रहा है हमारा डेटा? क्योंकि ये जो डेटा है, यह जो सूचना है, यही तो एक नए प्रकार का पूंजीवाद है जिसको वो कहते हैं वैश्विक सूचना का पूंजीवाद। अब पूंजीवाद संसाधनों के स्वामित्व का पूंजीवाद नहीं रहा, अब पूंजीवाद ने नया स्वरूप ले लिया है और यह पूंजीवाद सूचना का पूंजीवाद है, यह पूंजीवाद आंकड़ों का पूंजीवाद है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि इस प्रौद्योगिकी के कारण एक नए प्रकार के पूंजीवाद को देखा जा सकता है जिसे वो वैश्विक सूचना का पूंजीवाद या सूचनावाद कहते हैं। मैनुअल कैसल्स कहते हैं कि जो आज का जो समाज है, इस समाज में ज्ञान और सूचना का प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से होती है। यहाँ पर ज्ञान और सूचना को हम जो प्रोसेस करते हैं वो प्रौद्योगिकी के माध्यम से करते हैं। और उन्होंने कहा है कि समाज के हर स्तर पर नेटवर्क है। आप देखोगे परिवार के तो ग्रुप बने हैं कि एक परिवार, फैमिली ग्रुप, हर एक नेटवर्क है। यह व्यक्तिगत नेटवर्क भी हो सकता है, पेशेवरों का नेटवर्क भी हो सकता है, संस्थागत नेटवर्क भी हो सकता है। मैनुअल कैसल्स आगे कहते हैं कि पहले उद्यमी और सामाजिक वर्ग केंद्र में था लेकिन अब नेटवर्क केंद्र में। ठीक है, पहले क्या था कि जो मालिक है पूंजी का और जो सामाजिक वर्ग है यानी उसका जो वर्ग है वो केंद्र में होता था, लेकिन अब उस केंद्र जैसे, उस वर्ग जैसी कोई अवधारणा नहीं रही, अब तो केंद्र में नेटवर्क आ गया है। ठीक है, और हम नेटवर्क समाज में। मैनुअल कैसल्स का विचार वैश्वीकरण पर भी है, ग्लोबल इकोनॉमी पर भी है। तो मैनुअल कैसल्स जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो वो दो बातों को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन की जो अनिवार्य प्रकृति है वो कैसी है? पूंजीवादी। ग्लोबल इकोनॉमी कहते हैं अनिवार्य प्रकृति कैसी है? वो पूंजीवादी। और दूसरी, इसमें वर्ग जैसी कोई बात नहीं। मैनुअल कैसल्स ने पूंजीवादी जो ग्लोबलाइजेशन के बाद एक वैश्विक जो अर्थव्यवस्था बनी है, ग्लोबल जो इकोनॉमी बनी है, इसमें वो कहते हैं कि अब वर्ग जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वैश्वीकरण में कोई पूंजीवादी वर्ग नहीं है, क्योंकि अब वर्ग का स्थान और पूंजीपति उद्यमता का स्थान किसने ले लिया है? सूचना ने ले लिया। आगे मैनुअल कैसल्स कहते हैं कि आज की दुनिया में एकीकृत पूंजीवादी संरचना है, यानी आज भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चाइना सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज की दुनिया एकीकृत पूंजीवादी संरचना का उदाहरण है। यह संरचना ही अर्थव्यवस्था को बनाती है और इससे ही समाज प्रभावित। तो ये बात भी ठीक है। ये कौन कह रहा? मैनुअल कह रहा है यह संरचना अर्थव्यवस्था को बनाती है और इससे ही समाज प्रभावित होते हैं। मैनुअल कैसल्स आगे कहते हैं, ये पूरा टेक्स्ट महत्वपूर्ण है, आपको हमें नहीं लगता कि इतना डीप तरीके से मैनुअल कैसल्स को आपने पढ़ा होगा पहले, लेकिन मैं सारे पक्ष बताने का प्रयास, भले ही वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्ञान कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधूरा आधा ज्ञान घातक होता है। ठीक, पता चले मैनुअल कैसल्स को पढ़ा है और क्वेश्चन आए तो उनसे गलत हो जाए तो क्या मतलब पढ़ा हूं। कैसल्स इस बात पर जोर देते हैं कि जिसे हम पूंजीवादी संरचना कहते हैं उसका आधार सूचना तंत्र है। कहते हैं जिसे आप आज के समय में पूंजीवादी संरचना कह रहे हो, इस संरचना का आधार तो तकनीकी है। जहां औद्योगिक समाज में पूरा दबाव उत्पादन पर होता था, वहीं वैश्वीकरण में यह दबाव सूचना तकनीकी के तंत्र पर है। अब सूचना तकनीकी के तंत्र के आधार पर उत्पादन होता है, क्योंकि यह तो सूचना समाज है। यह सूचना समाज में हम भौतिक वस्तुओं के उत्पादन की अपेक्षा सूचना के उत्पादन पर महत्व देते हैं। गहराई से देखा जाए तो आर्थिक वैश्वीकरण का मुद्दा विवाद से रंगा हुआ है और आगे इसकी जड़ें और गहरी होने वाली हैं। इसकी वजह से यह वैश्वीकरण की गति को अनियंत्रित, मतलब ये जो वैश्वीकरण
वैश्वीकरण की गति है यह अनियंत्रित चलने वाली है, अभी रुकने वाली नहीं। आपने नाम सुना होगा यूएनडीपी। यूएनडीपी ने जो वैश्वीकरण की जब व्याख्या की तो कहा कि वैश्वीकरण कोई इकलौती प्रक्रिया नहीं है, इसके 3 पक्ष हैं। इसमें प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण है, इसमें उदारीकरण है, लिबरलाइजेशन है, और इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। आगे वो कहते हैं कि आर्थिक वैश्वीकरण ने गैर बराबरी को इतना व्यापक बना दिया है कि समृद्ध देशों के लिए शांति की सांस लेना बहुत कठिन है। किसने? आर्थिक वैश्वीकरण ने। देखो समाज में जो आर्थिक असमानता है ये कितनी है, बहुत ज्यादा आर्थिक असमानता है। अगर आप यूरोपीय कंट्री देखोगे और अफ्रीकन कंट्री देखोगे तो जमीन आसमान का अंतर। और कहा है कि यह गैर जो बराबरी है इसको बढ़ाने का काम किसने किया है? आर्थिक वैश्वीकरण ने इसको बढ़ाने का काम किया है। मैनुअल कैसल्स जब अपने शहरी समाज की परिभाषा देते हैं तो शहरी समाज में उन्होंने प्रभा और जगह को, मतलब प्रभा और जगह की जो उनका कॉन्सेप्ट है उसको इन्होंने प्रस्तुत किया है। मैनुअल कैसल्स बोल जाता हूं मैं, मैनुअल कैस्टल्स आगे कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक प्रक्रियाएं इंटरनेट को अभिनय और सूचना के लिए एक नए संचार समाज के रूप में उपयोग करते हैं। यानी वो कहते हैं कि जो सामाजिक आंदोलन है, अभी मैं आपको बुक भी पढ़ा के आया था, और जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं इन्होंने इंटरनेट को अभिनव और सूचना के लिए एक नए संचार समाज के माध्यम से उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो मैनुअल कैसल्स ने बताया है, मतलब ये शहरी समाज के बारे में उन्होंने सिद्धांत दिया है। अब मैनुअल कैसल्स ये नेटवर्क समाज के 3 ट्रेंड्स हैं, तो थोड़े महत्वपूर्ण ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी आप पढ़ लेना इस टेक्स्ट को। अब विगत वर्षों में आए हुए मैनुअल कैसल्स से सारे प्रश्नों को हम देखते हैं। द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी किसकी पुस्तक है? बताने की जरूरत नहीं है, मैनुअल कैसल्स की। वैश्वीकरण पर विचार प्रस्तुत करते हुए नेटवर्क सोसाइटी की बात किसने की? मैनुअल कैस्टल्स ने की। द इंफॉर्मेशन एज सोसाइटी, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर, मैनुअल कैस्टल्स। किसने सूचना समाज की अवधारणा को प्रस्तुत किया? मैनुअल कैस्टल्स। तो मैनुअल कैस्टल्स को हमें लगता है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैनुअल कैस्टल्स कहना क्या चाहते हैं। मैनुअल कैस्टल्स के सारे अपन लोगों ने सिद्धांत पढ़ लिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी ऑफलाइन क्लास में गूगल मीट पर पढ़ाता हूं, अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप हमारे इस नंबर पर हमसे संपर्क करें और इसके बाद 79063628, ठीक है, तो इस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप इस पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से ले लीजिए, टेलीग्राम से, या फिर हमारे व्हाट्सएप, ये दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से दें। और दोस्तों ये वीडियो है, ये पीडीएफ है, ये केवल अपने तक सीमित ना करें, अपने दोस्तों को भी भेजें, अपने मित्रों को भी भेजें, क्योंकि जितना ज्ञान कोई सीमित करने वाली चीज नहीं है, ज्ञान को अधिक से अधिक फैलाने वाली चीज। तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अब हम हमारे जो आधुनिक सिद्धांतकार थे, उत्तर आधुनिक सिद्धांतकार थे और उत्तर उपनिवेशवादी सिद्धांतकार थे, ये मैंने सारा पढ़ लिया। अब हम आपको आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता बता देंगे किसी दिन। संरचनावाद और उत्तर उपनिवेशवाद के बाद हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, जो हर्मेनेटिक्स एंड इंटरप्रेटेटिव ट्रेडिशन है, तो इनको भी बहुत जल्द हम लोग पूरा कर लेंगे। चलिए अब अगले वीडियो में